Hello everyone. In this video today we will start chapter 4 of civics, that is understanding laws. ठीक है. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of the marriage, the age at which a person can vote, perhaps even the laws dealing buying and selling of property. मीन्स जो हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है इसमें काफ़ी सारे लॉ बनाए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिनके अकॉर्डिंग से जो वो रूल किया जाता है. मीन्स इसमें कोई भी 2% के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, कोई आर्बिट्रेरी पावर्स का यूज़ नहीं किया जाता. तो हमें सभी को इक्वली है जो मैरिज का राइट मिला है. ठीक है. मीन्स उसमें मैरिज के लिए जो एज फिक्स की गई है उसके बाद देन वोट का जो हमें राइट मिला है, इवन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ का हमें राइट दिया गया है. वी नो नाउ दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ. ये जो लॉ है इनको चार्ज कौन करता है? पार्लियामेंट में ये चार्ज किए जाते हैं. डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन. ठीक है. एवरीवन पे ये अप्लाई है. मीन्स जो सिटीजन्स हैं ऑल इंडिया में उनके लिए ये सारे रूल रेगुलेशन जो हैं उनके लिए वो इक्वली हैं. हाउ डू यू नो लॉ कम्स इनटू बीइंग? जब भी कोई नया लॉ जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, कुड देयर बी लॉ दे आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल. देन कई बार वो क्या हो जाता है कि कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ. 3 एग्रीकल्चर जो लॉ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं फार्मर्स के लिए एंड गवर्नमेंट के बीच. काफ़ी टाइम से ये जो है स्ट्रगल चल रहा है एंड लास्ट 7 और 8 मंथ से ये जो स्ट्रगल है, जो किसान हैं उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है फार्मर्स ने, कि मीन्स उनको लगता है कि शायद ये जो नए लॉज लेके आई है गवर्नमेंट हमारे लिए इनका बेनिफिट नहीं है. बट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टैंड पे अभी भी है. अपने जो उनका स्टैंड है कि ये जो लॉज हम बनाए हैं एग्रीकल्चर जो बिल 3 लेके आए हैं ये हमारे लिए फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये काफ़ी सारा कंट्रोवर्शियस इसके लिए चल रहा है. आप लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो. बट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर द सच सर्कमस्टेंस, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं? डू लॉ अप्लाई टू ऑल. मीन्स ये कैसे अप्लाई होते हैं? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये आपको छोटी सी स्टोरी का एग्जांपल दिया गया है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है सन एंड टू द हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन ए 10 years जेल सेंटेंसेस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज कमिटेड. मीन्स कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनके सन है, उन्होंने अपने क्राइम को कमिटेड किया है एंड देन आफ्टर उसके बाद उनको मीन्स 10 years की जो जेल दी गई है. बट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो काफ़ी ट्राई करता है कि अपने बेटे को वो बचाने की कोशिश करे. बट नहीं, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बेटा हो या किसी एक सिंपल सिटीजन्स का बेटा हो, चाहे पीएम का बेटा हो, मीन्स जो भी सिटीजन्स हैं चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं या कोई वीआईपी पर्सन है, जो लॉ और रूल रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उनके लिए सभी इक्वल हैं. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्लियर. द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वॉल्यूशंस ऑफ द लॉ. वॉल्यूशंस ऑफ द लॉ के बारे में आपको बताया गया. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर एग्री दैट देयर शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है. तो वॉल्यूशंस के खिलाफ आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स है वो कैसे अपने सन को बचाने की कोशिश कर रहा है. तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको उल्लंघन करने की उनकी कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने बेटे को बचा पाए. बट इन दिस वे इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट की मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं आर्बिट्रेरी पावर. मीन्स अपनी मन मर्जी से कोई भी आप रूल रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं. जो हमारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं असेंबली के वे एग्री हुए थे कि एंड और आर नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. की जो आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी टाइम हमारे कंट्रीज़ पे रूल किया एंड देन जब वो हमारे देश को छोड़ के चले गए देन उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसी कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी. मीन्स अपनी मर्जी से कोई भी रूल नहीं करेगा. देन देयर फॉर इंस्टीट्यूट सर्वर प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर वुड बी इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. दैन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे मीन्स वो चाहते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी कोई भी मर्जी से कोई एक्टिविटी ना करे. मीन्स जो भाई हमारी कंट्री के राइट ना हो. देन आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है मेड बाय द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा के द्वारा, इसमें जो कानून हैं आर्टिकल है रूल रेगुलेशन जो भी लिखे गए हैं नोबडी कैन यूज़ आर्बिट्रेरी पावर एंड लॉ को वैसे ही फॉलो किया जाएगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट of these was that all person in independent India are equal before the law.
ठीक है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पर्सनस, के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, ठीक है। मीन्स किसी भी कास्ट के बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल पर्सन आर इक्वल टू ऑल लॉ, ठीक है। द रूल ऑफ द What the rule of the law means is that the law apply equally to all citizens to the country. No one can be above the law, ठीक है। कि जो रूल है वो सभी के मीन्स इक्वल हो गए और इसमें सभी पर इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड नो बडी कैन अबव द लॉ एंड neither a government officials nor a wealthy person and even no the president of the country is above the law। मीन्स चाहे वो प्रेसिडेंट है एंड चाहे ऑफिशियल्स है चाहे कोई वेल्थी पर्सन है, सभी इक्वल हैं। एंड एनी क्राइम और वायलेशंस ऑफ लॉ एज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैव टू बी एस्टैब्लिश बट इम्पोज इट ऑलवेज लाइक दिस। मीन्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं या कोई भी है तो अगर कोई क्राइम करता है तो उनके लिए जो एक स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है वो सभी को मिलेगी। इट वॉज ऑलवेज, ऐसा मीन्स ऑलवेज नहीं हो सकता। इन एनिशेंट इंडिया मीन्स पुराने टाइम्स में क्या होता था, देर वर इन नंबरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल रूल्स, काफ़ी लोकल रूल्स है। डिफरेंट कम्युनिटी इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेट दिस डेज अमंग दे ओन। लास्ट आपको पता है कि एनिशेंट इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए थे, उन्होंने काफ़ी लोकल लॉज बनाए थे जिसमें जो इंडियंस को तो काफ़ी सारा उन्होंने प्रेशर करना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ये लोअर अपर कास्ट के चाहे कितने भी अपर कास्ट से रिलेटेड जो पर्सन होते थे उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी एंशिएंट इंडिया में। बट जो लोअर कास्ट के से रिलेटेड होते थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था, उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। बट इन द सम केस द पनिशमेंट हैड 2% रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरिएट डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड्स। मीन्स जो क्राइम था ना वो डिपेंड करता था कि आप कौन सी कास्ट से, आपका बैकग्राउंड क्या है। विद ओवर लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पनिश्ड पेनलाइज्ड, जो मीन्स लोअर कास्ट के होते थे उनको हार्शली पेनलाइज्ड किया जाता था। दिस शो बिगेन टू चेंज एंड दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड से हमने पढ़ा था ना, जो ब्रिटिशर्स का टाइम होता था। मीन्स के जो अपर कास्ट के होते थे उनके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, बट जो लोअर कास्ट के होते थे उनके लिए काफ़ी सारे पनिशमेंट रूल रेगुलेशंस थे। एंड व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया तो ये सारे लोग जो हैं वो चेंजेस होने लगे इन द कॉलोनियल पीरियड। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियल हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। मीन्स ये काफ़ी बिलीव करना जो है बड़ा मुश्किल है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉज को इन इंडिया में। हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड, और जो हिस्टोरियंस हैं वो नहीं मानते। क्लेम ऑन द सोलर ग्रांट टू ऑफ द विच इंक्लूड, और जो हिस्टोरियंस हैं हिस्टोरियंस ने भी फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जलियांवाला बाग का जो 1990 में रोलेट एक्ट पारित किया। मीन्स उसका क्या मीनिंग था कि किसी भी पर्सन को बिना किसी ओनली आप अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अरेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये पर्सन सही है या नहीं है, या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या नहीं, तो बस किसी भी बिहाफ पे आप उनको अरेस्ट कर सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, बिना विदाउट एनी अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। बट जो हिस्टोरियन है ना वो अभी भी डिस्प्यूटेड करते हैं एंड क्लेम करते हैं कि जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स है ना उन्होंने ऐसे कोई भी लॉ नहीं बनाए जो इंडियंस के लिए बेनिफिट हो। फर्स्टली क्या है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कॉलोनियल लॉ व आर्बिट्रेरी, मीन्स की आर्बिट्रेरी जो पावर है जो कॉलोनियल रूल की, मीन्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉ बना देते थे। अब 1990 के रोलेट एक्ट उन्होंने बनाया, उसका कोई भी पर्पस नहीं था बनाने का। क्या था कि इंडियंस को अरेस्ट करो, दैन उनको जेल में डालो, उनको पनिशमेंट दे दो, चाहे उन्होंने कोई क्राइम किया है चाहे नहीं किया। एंड सेकेंड, द इंडियन नेशनल्स प्लेड ए prominent role in the development of the legal sphere in British India। एंड दैन जब ब्रिटिशर्स का रूल था दैन तब क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन नेशनल्स थे ना, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि हमें भी जो ब्रिटिश रूल है ना तो हमें भी इनमें इन्वॉल्व किया जाए, और जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाए वो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के जो लोग हैं तो उनके द्वारा बनाए जाए। और काफ़ी सारे उन्होंने मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए थे। For one example of the arbitrary, the continued to exert a part of British Sedition Act of 1817। सेडिक्शन एक्ट होता है कि मीन्स आप अगर आपने सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया ना, आपने सरकार के किसी भी एक्टिविटी के
अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया, चाहे आपको सही लगा है चाहे नहीं लगा, ठीक है। तो आपको क्या था, सेडिक्शन एक्ट 1870 के अंडर ना आपको अरेस्ट किया जाएगा, देन उसके बाद आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये होता है दैट इज़ सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट क्या था, मीन्स कि अगर कोई भी इंडियन है जो उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी बोलता है तो देन सेडिशन एक्ट के अंडर उसको अरेस्ट किया जाता है एंड देन उसको पनिशमेंट दी जाती है। द आइडिया ऑफ द सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद द दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। एंड जो काफ़ी सारे मीन्स जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए एंड उन्होंने क्रिटिसाइज स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट स्टार्ट किए। दैन उसके बाद जो हुआ था तो कोई भी मीन्स की जो ये था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो खिलाफ के अगेंस्ट कोई भी पर्सन कोई भी मीन्स प्रोटेस्टिंग या क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। बट जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस जो अंग्रेज़ों के इस जो सेडिशन एक्ट का था इनका बहुत सारा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग क्रिटिसाइज दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइज स्टार्ट की अगेंस्ट टू द आर्बिट्ररी पावर कि हम इसको सहन नहीं करेंगे, ठीक है। दैन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए एंड फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी वांटेड टू चेंज द आइडिया of law for a set of rule they were forced to obey to law as including idea of the justice। and then उसके बाद जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मीन्स गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि हम ये सहन नहीं कर सकते, हमें तो इक्वली राइट चाहिए, हम नहीं फॉलो करेंगे, आप हमसे कितना फोर्स करो बट हम उन्हीं लॉज को फोर्स करेंगे जो हमारे लिए मीन्स सही हैं। दे वर फोर्स टू ओबे टू लॉ एज इनक्लूड आइडिया, मीन्स जो जस्टिस के लिए हैं, जो इनजस्टिस है, जिन आइडिया से जिन लॉ से हमें इनजस्टिस मिलते हैं तो उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द इंडियन लीगल प्रोफेशनली आल्सो बिगेन इमर्ज एंड डिमांड रिस्पेक्ट इन द कॉलोनियल कोर्ट्स। एंड 19th सेंचुरी जैसे कि एंड में तो जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी जो डिमांड थी वो स्टार्ट की कि हमें भी कॉलोनियल कोर्ट्स में रिस्पेक्ट मिले, जो लॉयर्स थे कि प्रोफेशनली हमें भी यहाँ पे काम मिले। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ द इंडियंस। एंड देन उसके बाद वो क्या गया था कि उन्होंने अपने इंडियंस के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए जिसके थ्रू अपने लोगों को मीन्स उन्होंने क्या किया, जस्टिस दिलाने लगे। काफ़ी सारे वेज थे जिनके थ्रू वे इंडियंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, ठीक है। इंडियन जजेज आल्सो बिंग टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। जो इंडियन जजेस थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया मेकिंग डिसीजन ने। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन द विच इंडियन played a major role in the evaluations of the rule of the law during the colonial periods। एंड काफ़ी सारे वेज थे जिनके थ्रू इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। जब हमारे देश के लोग जज बने, लॉयर बने, एडवोकेट बने, दैन उन्होंने आर्बिट्ररी पावर एंड रूल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट किया, ठीक है, विद द अडॉप्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दैन इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच अवर रिस्पेक्ट we begin making law for the country। Every year our representatives pass several new law as well as amended extant ones in, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हमने मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हमारे जो कंट्रीज़ के लोग थे उनके लिए अच्छे मीन्स जस्टिस वाले लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास न्यू लॉ एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टेंस वन। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने रूल्स मीन्स उन्होंने बनाए। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपने 2005 में जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मीन्स दिस न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर्स कैन। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट होता है कि आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक जो लॉ कानून बन गया, रूल रेगुलेशन जो एक बार बन गए हैं देन वो बन ही जाएंगे, नहीं, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। एंड एक्ट 2005 में क्या अमेंडमेंट की गई कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ न्यू लॉ
सन डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टीज़ को शेयर में जो फैमिली प्रॉपर्टीज़ थी ना उसके जो राइटर्स उसके जो ओनर थे अब लोग सन भी बन गए, डॉटर्स भी, मदर भी थे। सिमिलरली न्यू लॉ हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एंड जो नए रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे थे वो काफ़ी सारे पोल्यूशन को कंट्रोल एंड प्रोवाइड थे। एंड हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड परपोज द 3 न्यू लॉ इन एक्सेसरी, यू विल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। कि ये जो जितने भी रूल रेगुलेशन जो आए थे वो किस पर्पज़ के लिए आए थे एंड ये क्यों नेसेसरी थे, तो ये आप नेक्स्ट सेक्शन में हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।